आज का जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी व्यवसाय को स्थापना करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके संबंध में हमें ये देखना पड़ता है, तो उसकी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है और जिसमें सबसे मेन जो प्लानिंग है दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कैसा उसका स्थान होना चाहिए, उसकी टेक्निक क्या है उत्पादन की, रॉ मटेरियल की प्राप्ति कहाँ से होगी, श्रम की प्राप्ति कहाँ से होगी, और सबसे जो ज़्यादा जरूरी दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस की उपलब्धता होगी जो कहाँ से की जाएगी, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो ये सब जो चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है, तो उन्हीं में सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि फाइनेंस के बिना किसी व्यवसाय को शुरू करना बहुत ही मुश्किल है, और साथ ही साथ अगर फाइनेंस आ जाता है तो भी उसकी एक रेगुलेटिव बनी रहती है, अन्यथा क्या होता है, किसी बिजनेस को सही ढंग से संचालित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बिजनेस फाइनेंस है उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए ही जो एक कहेंगे एक ठोस फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आवश्यक है, और ये कार्य बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ जाती है कई बार कि फाइनेंस तो है बट उसकी प्लानिंग अगर ढंग से नहीं की है तो बड़ी से बड़ी जो संस्था है वो भी विफल हो जाती है। तो इस कारण एक जो वित्तीय रूपरेखा है वो तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है, और उसको तैयार करते समय आवश्यक पूंजी, नियमित वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड इनकम जो आय है वो, और भावी विस्तार और अनुसंधान की जो संभावनाएं है वो, संयोजन की संभावनाएं, ब्याज दर में जो फ्लक्चुएशन आता है उसको, आदि कई आवश्यकताएं हैं या तत्व है जिनको ध्यान में रखा जाता है। और इन सभी प्रक्रियाओं के जो संयोग को जो हम जो सारा प्रोसेसर कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वित्तीय पूर्वानुमान या नियोजन कहते हैं। तो देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसका जो मीनिंग है दैट इज वित्तीय नियोजन वित्तीय कार्य से संबंधित होता है, और जिसमें फर्म के वित्तीय लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, वित्तीय नीतियों का निर्धारण किया जाता है, तथा जो फाइनेंशियल टेक्निक का है उनका विकास इसमें सम्मिलित होता है। क्लियर? एक डेफिनेशन के रूप में हम देख लेते हैं जो वॉकर ने दी है। वित्तीय योजना का तात्पर्य किसी भी नवनिर्मित व्यवसाय के प्रारंभिक संगठन, संपत्ति संगठन, वैधानिक स्थापना व्यय, स्थायी व्यय, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान में आवश्यक पूंजी की उचित अनुमान व उसकी व्यवस्था तथा साथ ही उसकी प्राप्ति के संभावित स्रोत उनका सही विश्लेषण से होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग pertains only the function of financial and includes the determination of the efficient running of the business, financial objective, financial planning policies and financial procedure। क्लियर? तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हुई, फाइनेंशियल प्लानिंग संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का अनुमान, उसकी संरचना तथा वित्त जो विभिन्न नीतियां हैं उनका एक लिखित विवरण होता है। क्लियर? अब देख लेते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाते समय उसको ध्यान में रखे जाते हैं, जो उसको तत्व जो उसको प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है। पूंजी प्रधान व्यवसायों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि जो श्रम प्रधान व्यवसाय है उनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से पूंजी कैसी, जो व्यवसाय है उसका स्वभाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखिए, जो वित्त के वैकल्पिक स्रोत है उनका भी हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग का निर्माण करते समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है, कि बाजार में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। सामान्यतः क्या होता है, जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन है उनमें से उन साधनों का चयन किया जाना चाहिए जो संस्था के लिए सर्वोत्तम हो। क्लियर? तो इस तरह से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी देखा जाता है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। वित्तीय प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि जो मैनेजमेंट है व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहते हैं तो वे सामान्य अंशों का बहुत कम निर्गमन करेंगे, और यदि निर्गमन करेंगे तो भी वो बाजार में स्वयं वापस क्रय कर लेंगे। तो ऐसी जो प्रबंधक भावी विस्तार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कैसे करेंगे, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के द्वारा करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंध की क्षमता पर व्यापार करने की नीति जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है और कैपिटल गियरिंग की नीति से भी क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, प्लान्स ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन।
देखिए इसमें ये भी देखा जाता है कि जो फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान हैं वो कैसे हैं। अगर वित्तीय नियोजन का निर्माण करते समय प्रबंधकों को उसमें पर्याप्त लोच रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भावी विस्तार की योजनाएं फ्यूचर प्लान्स हैं उनको देखना चाहिए। उसके लिए भावी विस्तार, विकास और विविधीकरण के कार्यक्रम के लिए सफलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक वित्त एकत्रित किया जा सके। और यदि हम क्या करेंगे, अगर प्रारंभ में ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें क्या होगी, लोचता नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आने वाले समय में उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ही रिस्क या कठिनाई हो सकती है। क्लियर? नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाई ग्रेड सिक्योरिटीज। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का पूंजी का लेवल। तो देखिए वित्तीय योजना है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसका निर्माण करते समय कैपिटल स्ट्रक्चर, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं, उसके रूप में की जानी चाहिए। क्यों? जो प्रतिभूतियां हैं उसमें विविधता, संतुलन और जोखिम से सुरक्षा का गुण मौजूद होना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्था पर अनावश्यक जो है भार नहीं पड़े, और अगर कोई संकट की स्थिति आ जाती है तो धन एकत्रित करने के लिए श्रेष्ठ जो प्रतिभूति हैं उनको सुरक्षित रखी जानी चाहिए। रिस्क इन बिजनेस, व्यवसाय में जोखिम। तो देखिए ये फैक्टर भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि ज़्यादा जोखिम वाले व्यवसाय हैं, ऐसी कंडीशन में स्वामी पूंजी की अधिकता अधिक होगी, क्योंकि अधिक जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय होते हैं उनको कम ऋण प्राप्त होते हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो ऐसे उद्योगों में डिबेंचर्स के रूप में विनियोजित करने में प्राय विनियोजक क्या होते हैं, डर जाते हैं। जोखिम वाले उद्योगों में लिक्विडिटी भी अपेक्षाकृत कम रहती है, और जो कम जोखिम और अधिक लाभ वाले उद्योग होते हैं उनमें डिबेंचर्स के माध्यम से अधिक कोष प्राप्त करके स्वामियों को ट्रेडिंग और लिक्विडिटी का लाभ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का भी फैक्टर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वो भी डिटरमाइन करता है कि जो वित्तीय नियोजन बनाते समय गवर्नमेंट पॉलिसी है और वित्त नियंत्रण जो है तथा वैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सरकार की नई नीति के अंतर्गत भारतीय पूंजी बाजार में शेयर्स और डिबेंचर हेतु सेबी के नियमों की पूर्ति आवश्यक है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका ध्यान भी रखना चाहिए। स्टेटस एंड द साइज ऑफ बिजनेस, स्टेटस ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस। तो ये भी व्यवसाय को जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें इसका भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस व्यवसाय का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, उसके लिए डेफिनेटली पूंजी अधिक आवश्यक होगी, और अगर छोटा व्यवसाय है तो उसके लिए कम कैपिटल की आवश्यक होगी। और अच्छी और बड़े आकार तथा अच्छी आयु, अच्छी स्टॉक वाले संगठन आदि के लिए व्यवसाय आवश्यकता अनुसार अगर उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो छोटे होते हैं, नए व्यवसाय होते हैं, उनको वित्त प्राप्ति में कठिनाई होती है। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण या उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर किसी भी संस्था की सफलता निर्भर करती है, तथा अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छे व्यवसाय भी क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो एक व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सुदृढ़ होगी, साउंड होगी। अतः जो संस्था की जो फाइनेंशियल प्लानिंग का निर्माण करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, और उसमें ये जो अब हम बात कर रहे हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम ये कहेंगे साइलेंट फीचर्स, इससे क्या क्या है, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी, लोचशीलता। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे बड़ा गुण है दैट इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या तेजी मंदी की स्थिति के अनुसार उसमें एडजस्टमेंट किया जा सके। क्लियर? देखिए मंदी के समय संस्था की लाभप्रदता कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पूंजी संरचना में
जो डेब्ट कैपिटल है वो कम होनी चाहिए। यदि तेजी की स्थिति है तो उसमें क्षमता संस्थानों को लाभ अधिक पहुंचाने के लिए ऋण पूंजी की मात्रा अधिक की जानी चाहिए। तो ये तभी संभव है जबकि जो प्लानिंग मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, सरलता। फाइनेंशियल प्लानिंग सरल भी होनी चाहिए जिससे कि जो विनियोगकर्ता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको आसानी से समझ में आ सके और वो हमारी जो प्लानिंग है उसमें आकर्षित हो सके। इसके लिए जो प्रतिभूतियां हैं उनकी संख्या नियंत्रित रखनी आवश्यक होती है, अन्यथा क्या होता है, संस्था की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो जटिल हो जाती है और विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के कारण कैपिटल स्ट्रक्चर के जटिल होने से अनावश्यक ही क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें कंफ्यूजन होने लगता है, वो संदेह में आ जाते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट करें या नहीं करें। नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए, उसके सामान्य संचालन के लिए, दैनिक भुगतान के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, दिन प्रतिदिन जो भुगतान है, उनका निष्पादन आवश्यक है। और ये निष्पादन तभी संभव है सही ढंग से जबकि वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होगी और नकदी के रूप में होगी। तो वित्तीय तरलता के अभाव में लेनदार को भुगतान में कभी कभी क्या होती है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो नकद की आवश्यकता प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और वो तब होगी जब व्यवसाय की प्रकृति और उसका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही ढंग से की गई होगी। तो नकद की मात्रा संस्था के आकार, साख, व्यापार चक्र और व्यापार की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का गहन उपयोग। देखिए इस पर भी एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये भी एक इसकी विशेषता है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था उपलब्ध पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करेगी, सही ढंग से प्रयोग करके ही अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमम कर सकती है। क्लियर। और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि पूंजी न तो आवश्यकता से कम होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। क्लियर। बल्कि उसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। स्थायी तथा कार्यशील पूंजी के मध्य क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इकोनॉमी, मितव्यता। फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे पूंजी प्राप्त करने में लागत कम से कम हो। क्लियर। क्योंकि जब लागत कम होगी तभी हम अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। और पूंजी निगमन के समय कई प्रकार के व्यय हो जाते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे छपाई होती है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अभिगोपन, कमीशन, ब्रोकरेज आदि कई ऐसे एक्सपेंसेस जो करने पड़ते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वामित्व पूंजी पर दिया जाने वाला जो डिविडेंड है और ऋण पत्रों और लेनदारों को दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है, किसी भी स्थिति में संस्था के लिए ऐसा भार न पड़े जिसको सहन नहीं किया जा सके। क्लियर। और जो लास्ट है वो है दूरदर्शिता। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो न तो केवल वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे बल्कि साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को के अनुसार भी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे न केवल भविष्य के लिए संकट से हम बच सके, साथ ही जो वर्तमान जो कंडीशन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी हम आसानी से उसका भी निपटारा आसानी से किया जा सके। तो ये इसकी